ठीक है, चलो जी, तो अपन करते हैं स्टार्ट, है ना। अपन लास्ट क्लास में कहां पे थे? लास्ट क्लास में अपन थे बाइनोमियल थ्योरम पे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम अपन ले रहे थे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में, है ना, बाइनोमियल थ्योरम ले रहे थे, पास्कल ट्राइंगल और बाइनोमियल ये सब हो गया था अपना, फैक्टोरियल वेक्टोरियल हो गया था, ठीक है। चलो जी, तो अपन, हाँ हाँ हाँ, पर इस वीक पता नहीं, इस वीक चेंज कर दिया। बहुत दिन से सर जल्दी उठ के आ रहे थे यार, सर को जल्दी उठना था, तो इस बार सर को आराम दे दिया इस बार, ठीक है ना। चलो जी, तो बाइनोमियल में एक बार ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं। अपन ने चारों टाइप का बाइनोमियल ले लिया था क्या? अपन ने सबसे पहले तो x प्लस ए टू द पावर n वाला बाइनोमियल लिया था, x प्लस ए पावर n वाला बाइनोमियल nc0 x पावर n ए पावर 0 प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 ए पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर अप टू ncn एंड a टू द पावर n, एनसीएन ए टू द पावर, ठीक है। ये वाला बाइनोमियल अपन ने ले लिया था, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया था, राइट। इसके बाद मैंने इसमें चारों फॉर्म बता दी थी ना आपको शायद, प्लस ए की जगह माइनस ए करने वाला, और 1 प्लस एक्स, वो चारों फॉर्म भी हो गई थी अपनी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चारों फॉर्म अपनी हो गई थी, है ना। इसी में प्लस ए की जगह पे अपन ने माइनस ए करा था, एक्स माइनस ए टू द पावर एन, है ना, तो उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस अपन ने करा था। फिर एक 1 प्लस एक्स टू द पावर एन वाला करा था, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में nc0 nc1x nc2x स्क्वायर अप टू ncn x पावर n, ठीक है। और इसी में फिर प्लस एक्स की जगह पे अपन ने माइनस एक्स करा था, तो अल्टरनेट प्लस माइनस इसमें पास आ गया था, है ना। मेरे ख्याल से चारों फॉर्म्स अपनी हो गई थी, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे, ठीक है। इसकी एक जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं पहले तो। रूल ही मान लो आप, प्रॉपर्टी तो क्या है, वो रूल ही है। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन expansion of x plus a whole power n is n plus 1. Total number of term in expansion of x plus a whole power n is n plus 1. Total number of term n plus 1, ठीक है। ये तो वैसे दिख ही रहा होगा सबको, ऐसे ही दिख रहा होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है, क्योंकि पावर अपनी a पावर 0 से लेकर कहां तक जा रही थी? a पावर n तक जा रही थी, 0 से लेकर n तक जा रही थी, ठीक है। चलिए जी, सेकंड केस, सम ऑफ पावर इन ईच टर्म sum of power in each term is n. हर टर्म में पावर का सम n होगा, हर टर्म में पावर का सम n होगा, ठीक है। देखा था ये वाला केस भी, n दिस दिस दिस, कहीं पर भी ले लो, कोई सा भी केस ले लो आप, है ना, कोई सा भी केस ले लो आप। इस वाले में इसमें नहीं, केवल इसकी बात कर, x प्लस ए या x माइनस ए की पावर n में हर टर्म में पावर का सम जो होगा वो n होगा अपने पास, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट of the term
binomial coefficient of the term equidistance from beginning and from last are equal. Binomial coefficient of the term equidistance from the beginning and from the last are equal. Binomial coefficient. ठीक है, कैसे? अच्छा, एक टर्म में मैं डिफरेंस समझाता हूं कि केवल आपसे मैं कोफिशिएंट बोलूं और बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलूं, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोफिशिएंट बोला जाए या बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाए, उसमें क्या डिफरेंस है? लेट्स से यदि मैं x+2 की पावर n के एक्सपांशन की बात करूं, है ना, या लेट्स से n की जगह पे कोई वैल्यू लेके बताता हूं, n की जगह पे अपन कोई वैल्यू में ले लेता हूं, x+2 की पावर 10, इसके एक्सपांशन की यदि मैं बात करूं तो 10c0 x की पावर 10, 10c1 x की पावर 9 इंटू 2, 10c8 x की पावर 2 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसा आता मेरे पास, है ना? नाउ दीज आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। और केवल कोफिशिएंट यदि मैं बोलूंगा, केवल कोफिशिएंट, तो इसके साथ ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई में होगी। फॉर एग्जांपल, इसमें यदि मैं x की पावर 9 के कोफिशिएंट की बात करूं, x की पावर 9 के कोफिशिएंट की, तो क्या आएगा? 2 इंटू 10c1, 2 इंटू 10c1, दिस इज द कोफिशिएंट। और बाइनोमियल कोफिशिएंट केवल ये जो एनसीआर में लिख रहा हूं, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो केवल एनसीआर लिख रहे हैं अपन, वो अपना बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई है कि प्रॉपर्टी ये बताई है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट आर इक्वल। स्टार्टिंग से और लास्ट से चलें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो इक्वल आएगा। क्यों आएगा? याद आ रही है एक प्रॉपर्टी याद है? जैसे अपन x+a की पावर n के यदि बाइनोमियल कोफिशिएंट में लिखूंगा तो nc0, nc1, nc2, nc3, ncn-1, ncn, ये आएंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना। स्टार्टिंग से चलेंगे, फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, लास्ट से चलोगे फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, दोनों इक्वल हैं। इधर से चलोगे तो सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, इधर से चलोगे तो सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, थर्ड का ये है, थर्ड का ये है। याद आ रहा है क्यों इक्वल होगा? एक प्रॉपर्टी बताई थी, NCR इज इक्वल टू NCn-R, NCR इज इक्वल टू NCn-R, ठीक है। तो स्टार्टिंग से चलोगे तो NCR आएगा, इधर से चलोगे तो NCn-R आएगा। तो दैट्स वाई उनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? यहां पे 10c2 होगा, ठीक, कोई बात नहीं। 10c8 भी वही होता है वैसे तो, 10c8 10c2, ठीक है ना। हाँ, वैसे ट्राइंगल में भी दिख रहा था, सही बात है, ट्राइंगल में भी अपने को दिख ही रहा था, ठीक है, ये वाला, राइट। तो क्लियर है तीनों प्रॉपर्टी? तीनों प्रॉपर्टी क्या बोले, मतलब उसको एक तरह से एक रूल है, थोड़ा सा बेसिक टाइप के रूल्स हैं, है ना, कि किसी में भी जब आप एक्सपांशन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आएगा अपने पास, सम ऑफ पावर इन ईच टर्म इज n, पावर का जो सम आएगा वो सब में n आएगा अपने पास, एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम लास्ट आर इक्वल, ठीक है। चलो बढ़े आगे अब, ठीक है, यहां तक इसको लिख लो एक बार। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं इसमें जनरल टर्म, जनरल
टर्म, ठीक है। नो व्हाट इज जनरल टर्म? जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म अपन बोलते हैं, जैसे आप एपीजीपी करते थे, nth टर्म निकालते थे कि दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी, दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी, वैसे दैट इज द बेसिकली जनरल टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चारों की जनरल टर्म अलग अलग लिखूंगा, है ना। फर्स्ट x प्लस ए टू द पावर n, पहले इसकी लिख के बता देता हूं। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए पावर आर। x प्लस ए टू द पावर n की जनरल टर्म है एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर ए पावर आर, है ना। पहले इसको समझ लो एक बार, मैं समझा देता हूं। दिस इज टी आर प्लस 1। टी आर प्लस 1 मतलब आर्थ टर्म, आर प्लस 1 टर्म, सॉरी, टी आर प्लस 1 मतलब आर प्लस 1 टर्म, आर प्लस 1 टर्म, है ना। कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन से निकाली अपन ने, ऑब्जर्वेशन से निकाली है ना। आपको याद ही होगा अपन ने जो बाइनोमियल लिखा था वो क्या था, ये रहा, है ना। देख लो इसको, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी ना, ठीक है। मतलब थर्ड टर्म में क्या हुआ, थर्ड टर्म में क्या हुआ, यहां पे 2 आया, फिर n-2 आया और 2 आया। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म में क्या हुआ, यहां पे 1 आया, फिर n-1 आया और फिर 1 आया, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म थी। तो थर्ड टर्म में यहां पे 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में यहां पे 1 आ रहा है, तो इसलिए r प्लस 1th टर्म लेंगे, r प्लस 1 लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, r आ जाएगा, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि सर r प्लस 1 क्यों लिख रहे हो, r थी लिख देते, लिख सकते हो। आप बोलो सर rth टर्म लिखनी थी ना, r प्लस 1 क्यों, r टर्म भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप rth टर्म लिखते तो यहां पे फिर r की जगह पे r-1 लेना पड़ता, तो इन दैट केस दिस एंड दिस ऐसा आ जाता, है ना। NCR-1 x की पावर n-r-1 ए पावर r-1 आ जाता, ठीक है ना। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस, पर अब आप खुद सोचो कि इन दोनों में से क्या इजी लग रहा है आपको, बस ये याद रखना ज्यादा आसान लग रहा है ना, NCR एक्स पावर n-r ए पावर r, ये ज्यादा आसान लग रहा है, तो इसलिए अपन इसको ले लेते हैं, है ना। अब इसमें ना कैलकुलेशन में जैसे एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कैलकुलेशन में, क्या कि दिस इज r प्लस 1th टर्म, है ना। समझना बेटा कि r प्लस 1th टर्म है, तो आपको जो टर्म निकालनी है r की वैल्यू उससे एक कम लेनी है, r की वैल्यू उससे एक कम लेनी है। मतलब मैं आपसे बोलूं, समझना, मैं आपसे बोलूं T7 निकालो, तो फॉर्मूले में r इज इक्वल टू कितना रखोगे, T7 निकालो, तो फॉर्मूले में r इक्वल टू कितना रखोगे, 6 रखोगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास T7 आ जाएगा, है ना। ऑटोमेटिकली मेरे पास T7 आ जाएगा। ये कोई भी टर्म निकालनी है तो डेफिनेटली r की वैल्यू उससे एक कम लो, तो अपने आप आपके पास वाली टर्म आ जाएगी। एंड द वाइस वर्सा ऑल्सो, कि आपने मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, ये लेते हुए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, और सॉल्व करते करते लेट्स से आपके पास आ गई r इज इक्वल टू 14, तो फॉर्मूले में तो 14 ही रखूंगा मैं, फॉर्मूले में तो 14 ही रखूंगा। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाता कौन सी टर्म, तो आप आंसर क्या बोलोगे, कौन सी टर्म, तो आंसर क्या बोलोगे, 15th टर्म। फॉर्मूले में 14 ही रखना है अपन ने, तो r मान लो इस फॉर्मूले को लेके यदि मैंने सॉल्व करा और r इक्वल टू 14 आया, तो r इक्वल टू 14 आने का मतलब कि दैट इज टॉकिंग अबाउट 15th टर्म, वो 15 टर्म की बात कर रहा है। बोलो बच्चों, आई बात समझ में,
ठीक है ना, क्लियर है। आर वाला फंडा कि आर एक कम लेना है एक ज्यादा, वो वाला जो हिसाब किताब है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो ये आपकी हो गई जनरल टर्म, ठीक है। और जनरल टर्म बिल्कुल वही काम करता है जैसे आप एपीजीपी में करते थे। जनरल टर्म वही काम करता है जो आप एपीजीपी में करते थे। क्या करते थे आप बोलोगे सर क्या? आपको कोई भी टर्म निकालनी होती थी तो आप क्या करते थे, उसको nth टर्म मान लेते थे। आपको कोई भी टर्म निकालनी होती थी तो आप उसको nth टर्म मान लेते थे, और nth टर्म मान के उसको इक्वल करके n की वैल्यू निकाल लेते थे। बिल्कुल वही सारी कैलकुलेशन अपन यहां पे इससे करेंगे। बढ़े आगे, चलो जी। चारों की जनरल टर्म में बता देता हूं अब एक बार। चारों की जनरल टर्म कुछ नहीं, मेन तो देखो यही है, सारी कैलकुलेशन इससे चलती है। x प्लस ए की जगह यदि x माइनस ए आ गया तो इसकी जनरल टर्म क्या लिखोगे? प्लस ए की जगह पे माइनस ए कर देंगे ना, प्लस ए की जगह पर माइनस ए टू दी पावर आर कर देंगे, ठीक है। थर्ड, 1 प्लस एक्स की पावर एन आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर एन आ गया, तो एन सी जीरो एक्स की पावर आर कर देंगे, एनसीआर एक्स पावर आर कर देंगे, 1 माइनस एक्स की पावर एन, सो टी आर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर आर कर देंगे, ठीक। बस मेन वही है, इसी में अपन ने एक्स और ए को चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, राइट। आर प्लस वन वाला मैं अभी क्वेश्चन से और बता दूंगा आपको ना, आर प्लस वन वाला मैं क्वेश्चन से बता दूंगा, वो एकदम से इस भाई एक बहुत सिंपल सी चीज है वो, भाई कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो यहाँ पे टी आर प्लस वन लिखा है, अब मैं आपको यदि एक T8 चाहिए होगा तो आप यहां पे कितना रखोगे? 7 रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली T8 बन जाएगा। बस इतनी सी तो बात है, उसमें और कोई है नहीं सोचने वाली बात, है ना। कि आपको जो भी चाहिए आर की वैल्यू आप उससे एक कम रखना, तो अपने आप वाली टर्म आपके पास बन जाएगी, ठीक है ना, राइट। और दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था कि भाई क्वेश्चन में क्या होगा कि आपने इसको लेके सॉल्व करा, अब इसको लेके सॉल्व करा और मान लो आपको आर की कोई भी वैल्यू मिल गई, लेट्स से आपको आर की वैल्यू 11 मिल गई, तो जब आप आर की वैल्यू 11 इसमें रखोगे तो क्या बनेगा? तो इसको कौन सी टर्म बोलोगे? इसको कौन सी टर्म बोलोगे? 12th टर्म बोलोगे ना, 12th टर्म बोलोगे ना। तो मैं दो चीजें बता रहा हूं। पहली बात कि आपको जो भी टर्म निकालनी हो आर की वैल्यू उससे, इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू उससे एक कम रखना, पहली बात। दूसरी बात, आपने इस फॉर्मूले को लेकर, जनरल टर्म को लेकर कुछ भी सॉल्व करा तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ आर यू आर गेटिंग, तो आपसे यदि टर्म पूछी जाए क्वेश्चन में कि बताओ कौन सी टर्म में ऐसा हुआ, आपने सॉल्व करा आर इक्वल टू 11 आ गया, तो आपको बताना पड़ेगा 12th टर्म में ऐसा हुआ। दिस इज द पॉइंट, बस और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, राइट। चलो जी, अब एकदम एपी जैसा थोड़ी ना होगा यार, एपी जैसा मतलब जनरल टर्म एपी जैसा, जैसा अपन जनरल टर्म एपी में लिखते हैं तुम बिल्कुल एपी चलाने लग गए यार, ऐसे थोड़ी ना होगा है। थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा ना यार, क्रिएटिविटी बिल्कुल ही तुम एकदम ही कि हाँ एपी जैसा है, तो जनरल टर्म भी तुम एपी का फॉर्मूला भी एपी का ही लिख दिया तुमने यार, ऐसे तो मत करो, है। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। तो दिस इज अबाउट द जनरल टर्म, दिस इज अबाउट द जनरल टर्म। अब क्वेश्चन, सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करूं इसमें, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आता है किसी भी बायनोमियल में आपको कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी है। एक बायनोमियल में आपको एक स्पेसिफिक टर्म निकालनी है। स्पेसिफिक टर्म इन द सेंस कि जैसे पहले मैं 2-3 बायनोमियल का एक्सपांशन करके बता देता हूं, है ना। 2-3 बायनोमियल का एक्सपांशन में करके बता देता हूं। लेट्स से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2/x⁴ है ना। पहले एक बार पूरा करके बता देता हूं, तो 7 की जगह लेट्स से मैंने ले लिया, तो आपको थोड़ा सा दिस 5, तो मान लो इसका एक्सपांशन करना होता
तो क्या करते हैं आप, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। ठीक है, यहां पे करेंगे एक्स स्क्वायर की पावर 5, एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 2, एक्स स्क्वायर की पावर 1, एक्स स्क्वायर की पावर 0 इंटू 2/x इंटू 4/x स्क्वायर इंटू 8/x क्यूब इंटू 16/x पावर 4 इंटू 32 5C3। एक गड़बड़ हो गई क्या, 5C3 हो गया, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3। यहां पे 0 आता, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, एक एक टर्म आगे बढ़ा दी मैंने, एक एक टर्म मेरी आगे बढ़ गई है, वो वहां पे आना था। यहां पे तो कुछ भी नहीं आता, यहां पर आता आपके पास 2/x है ना, यहां पर आता आपके पास 4/x क्यूब, यहां पर आता अपने पास 4/x स्क्वायर, यहां पर आता 8/x क्यूब, और यहां पर आता 16/x पावर 4, और यहां पे आता 32/x टू द पावर 5, ऐसा आ जाता मेरे पास, है ना। अब आप देखो कि एक तरह से हुआ क्या, 5C0 की वैल्यू होती है 1, ये आ गया x पावर 10, है ना। ये हो गया 5C1 इज 5, 5 2 जा 10, x पावर 7, ठीक है। ये हो गया 5C2 हो गया 10, 5C2 सॉल्व कर सकते हो ना, 5C2 कैसा बताया था, फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4, तो 10, 10 4 जा 40, x पावर 6, x पावर 4, है ना। यहां पर भी ये हो गया 10, 10 8 जा 80, x पावर 4, तो x ये हो गया 5, 16 5 जा 80 बाय x स्क्वायर 32 बाय x पावर 5। दिस इज फाइनल एक्सपेंशन, ऐसा आ रहा है ना। तो देखो मैं पॉइंट ये समझाना चाह रहा था आपको कि जैसे अभी तो पावर 5 था, छोटा सा एक्सपेंशन था, बहुत बड़ा भी नहीं था, तो मैंने पूरा कर भी लिया। अब आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है कि पावर रैंडम चल रही है, एकदम रैंडम तो नहीं चल रही है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक भी नहीं चल रही है। x पावर 10 आया, 7 आया, 4 आया, फिर 1 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर x पावर 5 आ गया। अभी तो पावर 5 थी तो आपने सारी टर्म लिख ली, है ना। पावर ज्यादा आएगी तो बहुत सारी टर्म आएगी। अब बात यह है कि यदि मान लो मुझे उस बाइनोमियल में कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी हो, मुझे बाइनोमियल में कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे अपन भाई। हर बार तो ये पॉसिबल है नहीं कि मैं सारा का सारा एक्सपेंशन करूंगा, है ना। सारा का सारा एक्सपेंशन करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि मुझे जब भी कोई स्पेसिफिक टर्म निकालनी होती है तो मैं सबसे पहले उसकी जनरल टर्म लिख लेता हूं। जनरल टर्म मैं मान लेता हूं कि लेट जो भी आपने से पूछा है वो r+1th टर्म में आ रहा है। जनरल टर्म मैंने निकाल ली और उसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूं कि जो मुझे टर्म चाहिए उसमें मैं r की वैल्यू क्या लूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, है ना, अभी मैं सब हटा देता हूं इसमें। मान लो मैं आपसे पूछता इसमें फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। मैं आपसे पूछता कि इसमें फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, ठीक है। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 तो मैं मान लेता हूं कि लेट tr+1 में x की पावर 4 का कोफिशिएंट आ रहा है r+1 टर्म में। तो व्हाट इज r+1 टर्म, 5cr x स्क्वायर की पावर 5 माइनस r इंटू 2/x की पावर r, ठीक है। 5cr x की पावर 10 माइनस 2r इंटू 2 पावर r अपॉन x की पावर r, 5cr 2 पावर r
एक्स की पावर 10 माइनस 3r, ऐसा हो जाता। मुझे चाहिए एक्स की पावर 4, मतलब यहां पे 4 आना चाहिए था, तो 10 माइनस 3r को मैंने कर दिया 4, 3r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2। दैट आई वांट टू से कि अब जैसे r इक्वल टू 2 आ गया ना, r इक्वल टू 2 आ गया, तो फॉर्मूले में तो 2 ही रखना है, फॉर्मूले में दिमाग नहीं लगाना मुझे, फॉर्मूले में तो 2 ही रखना है। लेकिन आप मेरे से ये पूछते कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन सी टर्म में आएगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन सी टर्म में आएगा, तो आप आंसर क्या देते, आप आंसर क्या देते, x की पावर 4 का कोफिशिएंट थर्ड टर्म में आएगा। r इक्वल टू 2 का मतलब, r इक्वल टू 2 का मतलब थर्ड, राइट। फॉर्मूले में तो 2 ही रखना, फॉर्मूले में दिमाग नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली 3 बन ही जाएगा ना वो। तो दैट इज 5c2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर, ऑटोमेटिकली ये तो 4 बन जाएगा। सो कोफिशिएंट इज 10 4 जा 40 विल बी आंसर, 40 विल बी आंसर। बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं समझ में? कुशाग्र, वो आपका पॉइंट सही है, लेकिन बेटा हर क्वेश्चन में वो बिल्कुल अलग अलग चलेगा। वो तो समझ लिया आपने, मैंने पूरी सीरीज लिख दी थी इसलिए वो आपको समझ में आ गया, लेकिन हर क्वेश्चन में वो अलग अलग चलेगा, तो मैं हर क्वेश्चन में थोड़ी ना एक्सपांशन करके वो समझूंगा, इसलिए। चलो, तो कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, जनरल टर्म वाले क्वेश्चंस, जनरल टर्म वाले क्वेश्चंस। चलो तो क्वेश्चन कर लें अब अपन। चलो जी, तो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 in x स्क्वायर माइनस 1/2x की पावर 10। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन x स्क्वायर माइनस 1/2x की पावर 10। चलो जी, जब हर जगह अलग चल रहा है, अरे भाई द ध्रुव शर्मा, द ध्रुव शर्मा, ध्रुव शर्मा इसी बैच में हो यार, तुम तो नए बच्चे दिख रहे हो मेरे को, टाइम पास वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम यार। हाँ नोट कर लो, अच्छा नोट कर लो। एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो लिख लिया, चलो क्वेश्चन करो तो। वैल्यू 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 वैल्यू, टर्म से मतलब नहीं है, कोफिशिएंट पूछा है ना, कोफिशिएंट मतलब आपको कोफिशिएंट बताना पड़ेगा बेटा, कोफिशिएंट बताना है आपको। यदि टर्म ज्यादा बड़ी हो तो आंसर आप एनसीआर की फॉर्म में भी बता सकते हैं। मानस पांडे वो तो बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन कर लो। हाँ, थोड़ा सॉल्व तो करो ऋतुराज, वैसे सॉल्व हो जाएगा, आप आंसर सॉल्व करके बता सकते हो। शायद -63/8 इज द करेक्ट आंसर, सही है। हो गया, एक और मैं बता देता हूं, नहीं हुआ तो एक बार और समझ लोगे आप।
है ना। सबसे पहले हमेशा जनरल टर्म लिख लो आप। मैं मान लेता हूं कि r+1 टर्म में ऐसा आ रहा है, 10 CR x² की पावर 10 - r -1/2 x की पावर r। ठीक, 10 CR ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको ऊपर लेंगे तो 10 CR -1/2 की पावर r x की पावर 20 - 3। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 चाहिए तो इसको इज इक्वल टू 5 कर दें, 3r = 15, r = 5, r = 5, r = 5 मतलब 6th टर्म, और अपने को तो सीधे सीधे कोफिशिएंट बताना है। तो 10C5 माइनस 10C5 को भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं अपन। याद है कैसे सॉल्व करोगे? दिस, ठीक है। 8×4 = 32 माइनस 10 × 9 × 7 × 6 5 × 4 × 2 × 1 × 1/4। ठीक है, तो 5×2 = 10 से 5×2 = 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज -63/8। जैसे जो सॉल्व हो रहा है ना, तो वो सॉल्व करके ही बताना है यार, है ना। अब जैसे ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है, 10C5 वगैरह अपना सॉल्व हो सकता है, तो उसको आप सॉल्व करके ही बताओगे। ठीक है। हाँ, इसमें जैसे ये बात सही है कि मान लो कि जैसे ये r इंटीजर नहीं आया, r इंटीजर नहीं आया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, r नेगेटिव इंटीजर आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो बताओ कब आएगा ऐसा? नेगेटिव इंटीजर आया या फ्रैक्शन आया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका मतलब ये है कि वो वाली कोफिशिएंट या वो जो भी पूछ रहा है वो किसी भी टर्म में नहीं आ, क्योंकि हर टर्म तो हर सब में आएगी नहीं, सब में आएगी नहीं, है ना। तो इसलिए वो सब में नहीं, वो टर्म नहीं आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो अपन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे कोफिशिएंट उसका 0 है। भाई किसी भी एक्सपांशन में कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं आती है तो क्या बोलते हैं? उसका कोफिशिएंट 0 बोलते हैं, तो उसका कोफिशिएंट अपन 0 बोलेंगे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x इन 3√x प्लस 1/x की पावर 1/3 होल पावर 12। बोलो, करो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सही है, सही है। मर्चेंट सही है, गोपाल गर्ग सही है, सही है, सही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, जिसका ये हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। जिसका ये हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नहीं, अपूर्व, अपूर्व नहीं, गलत है। समर्थ का सही है। ऋतुराज गलत है। नहीं, माही गलत है। कुशाक गलत है। जिग्नेश का सही है। एनसीआर की फॉर्म में बता दो आंसर। कुछ नटानी का सही है, कुछ नटानी, वो एनसीआर सोल्व करना पड़ेगा। सही है। समर्थ अग्रवाल, कोई दूसरा वाला समर्थ था वो, जोशी, कोई दूसरा समर्थ था शायद से, है ना। हाँ, अंशुल। सुहानी का ठीक है। आस्था का भी ठीक है। श्रवण का भी ठीक है। ठीक है, चलो जी, आंसर 12C6 3 पावर 6 है। वही जनरल टर्म लिख ली मैंने, जनरल टर्म लिखी। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया 1/x⁻⁴ की पावर r, है ना। सिंपल। पहले सबकी पावर अलग अलग कर लो, कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत होना, बेस्ट है कि सबकी पावर अलग अलग कर लो। सबकी पावर अलग अलग कर लो, सबकी पावर। ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। बस इसको ऊपर ले लो तो ये आ गया 12 - r/2 - r/3 इज इक्वल टू कितना चाहिए? 1। x मतलब x की पावर 1 हो गया, है ना। तो 6 एलसीएम लिया तो 3 × 12 = 36 -3r 2r = 6। तो 5r = 30, r = 6। r = 6 यदि इसमें रखेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 12C6 × 3 पावर 6 इज द फाइनल आंसर। हाँ, आदित्य यादव सही है सेकंड का। वो बाय डिफॉल्ट है प्रीति, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यदि अपन ने कहीं पे भी मैंने x1/x लिखा है तो ठीक है, मतलब वो एज्यूम्ड है कि हाँ भाई x इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा अपने पास। सही है, सही है, सही है। हाँ, सही है। कुछ नाटानी नहीं, कुछ आपका गलत है। हो गया। थर्ड के लिए बोल रहे हो क्या? ठीक है, उससे क्या दिक्कत है? थर्ड में कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
हाँ सॉल्व हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थर्ड वाले में इक्वेशन में तो मेरे ख्याल से इजीली बन जाती है, इक्वेशन की तो दिक्कत आती नहीं है थर्ड क्वेश्चन में, है ना। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन हो गया लाइक दैट, है ना। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ये सेकंड थर्ड फोर्थ एपी में है, ये एपी में होने का मतलब ये हो गया, ये एपी में होने का मतलब ये हो गया, ये एपी में होने का, ठीक है। 2 इंटू एनसी टू टू NC1 प्लस NC3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो NC2 को मैंने बताया था आपको कैसे सॉल्व करना है। NC2 को नीचे फैक्टोरियल 2 लगाओगे, n माइनस, ऊपर 2 नंबर आएंगे, याद आ रहा है, ऊपर 2 नंबर नीचे फैक्टोरियल 2, सबसे अच्छा। फॉर्मूला पूरा मत लगाओ, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अपने। NC1 की वैल्यू बताई थी आपको, बिल्कुल ऐसे NC3 को कैसे करोगे, नीचे फैक्टोरियल 3 ऊपर 3 नंबर, 2 से 2 कैंसिल, n कॉमन लेके कैंसिल हो गया, n कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। यहां पर आ गया n-1, यहां पर आ गया 1 1 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, यहां पे ध्यान रखना, n कैंसिल करा है ना तो 1 आएगा, क्योंकि अपन ने डिवाइड करा एक तरह से। फैक्टोरियल 3 इज 6, इसको इधर ले लेते हैं, n-2 n इक्वल्स टू 7। बोलो ठीक है, एपी में तो एपी की कंडीशन लगा दो ना सीधे सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सॉल्व करने वाली बात है। कैलकुलेशन समझ में आ गई ना, कैलकुलेशन NC2 को मैंने बताया था कैसे लिखना है, नीचे इसका फैक्टोरियल लिख देना, ऊपर 2 है तो 2 नंबर n इंटू n-1 लिख देना, ये ऐसा का ऐसा, नीचे फैक्टोरियल 3 ऊपर 3 नंबर अपने पास आ जाएंगे। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म को एपी ले लिया होगा, अच्छा अच्छा, ये मिस्टेक्स बहुत होती है, ठीक है। अगर टर्म बड़ी होती तो हर एक के लिए फॉर्मूला लगाना है ना, हाँ वो लगाना पड़ेगा, पर वो ऐसे ही देगा मतलब। हाँ अच्छा, n=2 वाला जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देखो बच्चों यदि आप n=2 लोगे ना, मैंने इसलिए n-2 कैंसिल कर दिया, क्योंकि n=2 लोगे तो 4 टर्म तो बनेगी नहीं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, टर्म ही 3 बनेगी, क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा उस केस में, नहीं। तो इसलिए टर्म n2 तो नहीं होगा अपने पास, 4 टर्म तक बोला है तो n मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए उसमें। चलो जी बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टर्म independent of x in √x/3 plus √3/2x² की होल पावर 10। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x तो समझते हो ना बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ x तो समझते हो, हाँ 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 बिल्कुल सही है, ये प्रीवियस स्लाइड तो यार x की पावर 0, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जिसमें x की पावर 0 आता हो। टर्म मतलब टर्म की वैल्यू बतानी है ना, टर्म मतलब आपको उस टर्म की वैल्यू बतानी है पूरा सॉल्व करके कि उस टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, ऐसा।
ठीक है बच्चों, नहीं R+1 नहीं, आपको टर्म की वैल्यू बतानी है अपूर्व, को टर्म की वैल्यू बतानी है एग्जैक्टली। धैर्य, कैलकुलेशन धैर्य से करो। थोड़ा बहुत आंसर सही आ रहा, थोड़ा बहुत गलत आ रहा है। महक का आंसर सही आया, वेरी गुड महक, बिल्कुल बढ़िया, एक नंबर। चिन्मय का आंसर भी सही आया है। मिही का नहीं, पावर खेल है, देखो पावर को थोड़ा सा सही से सॉल्व करना पड़ेगा यार, पावर को। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ गड़बड़ सबका हो रहा है। चिन्मय का सही था, महक का सही था, महक अग्रवाल। माही का भी सही है, माही प्रियदर्शी का भी सही है, अमय का सही आया है। हम्म, चलो जी, आंसर आना चाहिए था 5/12। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वही TR+1 लिख लेता हूं मैं। TR+1 मैंने लिखा तो मेरे पास आ गया 10CR√x/3 होल पावर 10 - R √3/2x² बोलो बच्चों, बात सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, पावर है ना, सारी अलग अलग कर लो पावर। 10CR(x/3) 3 to the power R/2, 2 पावर R, ये √3 है ना, इंटू x⁻²R। बोलो बच्चों, अब x की पावर कितनी कितनी हो जाएगी, x की पावर लिख लो तो 10 - R/2 यहां पे आया, 2R को ऊपर ले जाओ, यही होगी ना x की पावर R, x की पावर यही होगी ना। क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो इसको कर देंगे 0 0। 10 - R/2 is equals to 2R, 4R, 5R equals to 10, R equals to 2 आ गया। R equals to 2 रख दो, 10C2, x की पावर तो हटा दो तो 0 होना ही होना है। 1/R equals to 2 रखोगे तो 10 - 2, 8/2 हो गया, 3 की पावर 4, 3 की पावर 1, R equals to 2, 2², ऐसा होगा। चलो जी, 10C2, 10 × 9/(2), यहां पर आ जाएगा 1/3, 3 × 9, 3 × 27, 2 2 × 4, 9 से 3 बार कट गया, 2 से 5 बार कट जाएगा, तो फाइनली आंसर 5/12 आ जाएगा। भाई देखो, कैलकुलेशन भी तो सही होनी चाहिए यार आंसर में। पता लगा अपन ने आर वार की वैल्यू निकाल ली, लेकिन बाद में वो वैल्यू रखने में ही अपन ने गड़बड़ कर दी। थोड़ा सा पेशेंस से करना पड़ेगा इसमें, है ना, 10CR को सॉल्व करना, ये सब सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं ऋतुराज, वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ना पेशेंस से करना पड़ेगा भाई। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जहाँ पे स्टेप्स ज्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। पता लगा मैंने यहाँ तक कर लिया, अब यहाँ ने आने के बाद ये 4 गायब हो गया, 3 गायब हो गया, कुछ हो गया, वो थोड़ा सा पेशेंस। एक्स क्या रखा, नहीं एक्स तो मैंने कुछ रखा ही नहीं है ना। एक्स क्यों रखेंगे अपन अपने से, तो एक्स एक्स क्यों रखेंगे, जरूरत ही नहीं है ना, एक्स की पावर 0 आएगी ना वो तो। आर इक्वल अपन ने निकाला ही ऐसा ना, एक्स की पावर तो 0 आएगी ना, एक्स की कहां जरूरत पड़ रही है।
प्रणव, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने पास। 10C2, हाँ यार देखो ये तो डिपेंड करता है ना प्रीति, अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा यार। अब जैसे आंसर ही आ रहा है इसमें, वो डेफिनेटली 100% सॉल्व करके देगा, 100% वो सॉल्व करके देगा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। और वैसे भी जो टर्म सॉल्व होने वाली होती है ना, वो सॉल्व करनी ही पड़ेगी आपको, है ना। कभी आपने आंसर 2+3 लिखा क्या? कहीं पे देखा ऐसा आंसर लिखा हुआ 2+3? भाई आप 5 ही लिखते हो ना। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट है, मतलब कहीं पे गाइडलाइन नहीं है कि भाई इसको ऐसे लिखना है, इसको कोई गलत नहीं बोलेगा, है ना, पर अच्छा भी नहीं लगेगा उसको ऐसा। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इट इज थर्ड टर्म, ये करेक्ट है अंशुल, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज थर्ड। ठीक है, हाँ बिगनर बॉक्स 1 नहीं, बिगनर बॉक्स 2 में मिलेंगे। 1 में तो सीधा एक्सपांशन करने वाला है, 1 में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 में तो सीधा एक्सपांशन करना है, इसका एक्सपांशन करो, इसका एक्सपांशन करो, तो वो तो कर लोगे ना, एक्सपांशन तो कर ही लोगे ना यार, एक्सपांशन तो ठीक है सीधे सीधे, है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये तो सेकंड बिगनर बॉक्स टाइप का आ गए, मतलब अब तो अपन सेकंड वाले में आ गए, मतलब ऑलमोस्ट। फाइंड द टर्म which does not contain irrational expansion in 3 power 1/5 plus 2 power 1/7 whole power 24। ठीक है, ये मैं करा रहा हूं एक बार, पहले इस टाइप का मैं करा देता हूं, है ना, उसके बाद फिर दूसरा आपको दूंगा इस टाइप का एक, पहले एक बार आप समझ लो इसको, है ना। फाइंड द टर्म विच डज नॉट कंटेन irrational expression, which does not contain irrational expression। 2 की पावर 1/7 है, 3 की पावर 1/5 प्लस 2 की पावर 1/7 की होल पावर 24। वही मैं तो जनरल टर्म लिख लेता हूं पहले तो, है ना, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्व टू 24 CR 3 की पावर 1/5 होल पावर 24 माइनस R इंटू 2 की पावर 1/7 होल पावर R। 3 की पावर 24 माइनस R/5, 2 की पावर R/7। ठीक है, इरेशनल डज नॉट कंटेन इरेशनल टर्म, इरेशनल टर्म नहीं आनी चाहिए। इरेशनल टर्म कब नहीं आएगी? देखो 24 CR की बात करोगे तो ये तो हमेशा इंटीजर ही आता है, 24 CR तो हमेशा इंटीजर आएगा। इरेशनल टर्म कब नहीं आएगी? जब 2 की पावर भी इंटीजर हो जाए और 3 की पावर भी इंटीजर हो जाए, 2 की पावर भी इंटीजर हो जाए, 3 की पावर भी इंटीजर हो जाए, तब आपके पास इरेशनल टर्म नहीं आएगी। ठीक है, दोनों में से एक की पावर भी यदि फ्रैक्शन में आ गई तो इरेशनल, एक की पावर भी फ्रैक्शन में आ गई तो इरेशनल, है ना, राइट। तो क्या करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, देखो अच्छा आप बता सकते हो कि आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? हाँ आंसर सही बताया काफी बच्चों ने, आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? एक जने ने केवल सही आंसर दिया है 0 से 24, 0 से 24। टोटल कितने टर्म होंगे इस एक्सपांशन में? बताओ टोटल कितने टर्म होंगे इस एक्सपांशन में? 25 होंगे ना। तो वो जो 25 टर्म्स अपने को मिलते हैं वो R इक्वस टू 0 से लेके मैक्सिमम R इक्वस टू 24 तक के लिए ही मिलते हैं, 0 से 24 तक के लिए, है ना। तो 25 टर्म अपने पास आएगी। ठीक है, चलो
तो अब मुझे उस 0 से 24 और r इंटीजर ही आना है, उसके लिए इसको भी इंटीजर बनाना है, इसको भी इंटीजर बनाना है। बहुत ज्यादा नंबर्स है नहीं, तो इसको इंटीजर बनाने के लिए मुझे समझ में आया, इसको इंटीजर बनाने के लिए मुझे समझ में आया कि r की वैल्यू बताओ। इसको सोच लेते हैं, ये ज्यादा इजी दिख रहा है मुझे। इसको इंटीजर बनाने के लिए मैं r इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 14 रख सकता हूँ और 21 रख सकता हूँ। 0, 7, 14, 21 रख सकता हूँ, 7 का कोई भी मल्टीपल, है ना। तो इन सारी वैल्यूज के लिए ये तो इंटीजर बन ही गया, बट एट द सेम टाइम दिस शुड ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि पता लगा ये इंटीजर बन गया लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो भी मामला गड़बड़। तो इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये भी इंटीजर बन रहा है? 0 रखेंगे तो 24/5, 7 रखेंगे तो 17/5, 14 रखोगे तो बिल्कुल सही है, 21 पे भी गड़बड़ है। तो ओनली r is equals to 14 will give you the term which does not contain irrational। r equals to 14 मतलब यदि टर्म बतानी होती तो 15th टर्म बता सकते हो, है ना। और वैल्यू निकालनी होती तो वैल्यू में भी कोई समस्या नहीं है, 24c14 इंटू 3 पावर स्क्वायर इंटू 2 to the पावर 14 रखा तो स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल। अब इसको, ये बड़ा है, 24c14 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, बस आप आंसर ये बता सकते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो ठीक है, आर की वैल्यू कम थी तो इसलिए अपन ने रख रख के देख लिया, है ना। कभी आर की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए, मान लो 100, 1000s में आ जाए, वो भी आएंगे क्वेश्चन, तो फिर क्या करो, पैटर्न बनाना पड़ेगा। उस केस में आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे नंबर सिस्टम टाइप का कुछ केस बना बना के अपन करते हैं ना कि हाँ भाई, जैसे अब यहां से समझ में आ ही रहा था कि r 7 का मल्टीपल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना पड़ेगा कि 7 के कौन से मल्टीपल के लिए ये मेरे को इंटीजर बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। वो हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। लिख लिया? चलो जी बढ़ते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म in find the number of rational term in 7 की पावर 1/3 प्लस 11 की पावर 1/9 की होल पावर 6561। ये ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, यही वाला बता रहा था मैं तानिश, वो यही वाला क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन दिस। नहीं मर्चेंट, हर टर्म थोड़ी ना होगी, आपने तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दी, हर टर्म ऐसा थोड़ी ना आ रहा है। अर्चिता थोड़ा सा परफेक्ट करना पड़ेगा आंसर, एक बार और चेक कर लो। अर्चिता थोड़ा सा परफेक्ट करना पड़ेगा। चिन्मय का सही है आंसर, वैभव का भी सही है। उसमें एक्चुअली दो में ही आंसर में कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे जो दो आंसर आप लोग दे रहे हो ना, जैसे शेरवीर का भी गलत हो रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ना। हाँ 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 ऋतुराज, वो तो समझ में आ गई मेरे को बात। नहीं यशराज चेक कर लो एक बार, माधव एक बार चेक कर लो, थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, करा आपने अच्छा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है।
थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। नहीं माधव, ये किसने बोला? गोपाल गर्ग, ये कैसे स्टेटमेंट लिख दिया आपने? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको? स्टेटमेंट आपने गड़बड़ लिखा है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एकांश का सही है और दक्ष का आंसर सही है। ठीक है, चलो जी मैं करता हूं अब। ठीक है, बस इसमें ना क्या लास्ट में कंक्लूजन जो आप निकाल रहे हो ना, उसमें एक छोटा सा पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है वो यही होती है इसमें। लेट्स से मैंने लिखा TR+1 इज इक्वल टू 6561 CR 7^1/3 होल पावर 6561 माइनस R 11^1/9 की होल पावर R। है ना? यहां तक की तो बात समझ में आ गई आपको? यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 6561 CR 7^6561 माइनस R/3, ठीक है, 11 पावर R/9, 11 पावर R/9, है ना? ठीक है ना यहां तक? राइट। आर की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके 6561 तक है। आर की वैल्यू 0 से लेके 6561 तक है। ठीक है, नाउ इसमें मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इसको इंटीजर बनाने के लिए R शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, R शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। इसको इंटीजर बनाने के लिए मुझे एक कैलकुलेशन ये इजी लगी कि 6561 CR, इसको यदि मैं अलग अलग कर लूं दिस अपॉन दिस, तो मुझे एक चीज और समझ में आ रही है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 8 24, 7 21 माइनस R/3 इंटू 11 पावर R/9। तो ये तो इंटीजर हो गया। इसको इंटीजर बनाने के लिए R3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? और इसको इंटीजर बनाने के लिए R9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं R9 का मल्टीपल बना लूं। जो 9 का मल्टीपल होगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। मैं उसको 9 का मल्टीपल बना लेता हूं। जो 9 का मल्टीपल होगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। नहीं, ठीक है, जो 9 का मल्टीपल है वो 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो इसमें बस मुझे ये सर्च करना है कि 9 के कितने मल्टीपल हैं। 0 से लेके 6561 तक 9 के कितने मल्टीपल हैं। अब होता क्या है कि यदि मैं 9 को 6561 से डिवाइड करूंगा, 7 9 63, 2 9 दूनी 18 और 8 729, ये 729 आता है। जब इसको अपन 6561 से डिवाइड करेंगे तो 729 आता है ना? उसमें एक और है, दैट इज R इक्वल्स टू 0। एक्चुअली जो आप डिवाइड कर रहे हो ना, जो डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें 729, उसमें जीरो काउंट नहीं हो रहा है एक्चुअली, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो 729 जो है वो आपके पास है 9 से स्टार्ट होते हुए, 9 18 से लेकर फिर एक R इक्वल टू 0 भी आएगा उसमें। सो दैट्स व्हाई फाइनली आपके पास नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी आएगी? 730 आएगी, है ना? ये इंटीजर हो जाएगा और ये तो फिर होना ही होना है अपने पास इंटीजर। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। हाँ, एपी का लगा, सबसे अच्छा तो वही है, सबसे अच्छा तो बेस्ट तरीका एपी वाला ही है कि आप 0 से स्टार्ट कर लो और 0 से स्टार्ट करते करते एपी वाला फॉर्मूला लगा लो। बेस्ट तो वही है, सबसे अच्छा तरीका तो वही, उसमें कंफ्यूजन ही नहीं है अपने पास, है ना? हाँ, उसमें परफेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल उसमें परफेक्ट आएगा, है ना? और बाकी वो डिवाइड करके करेंगे तो उसमें बस वो जीरो की गड़बड़ हो जाती है एक्चुअली। आप फास्टली करोगे कि हाँ भाई 0 से, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, 0 को इसलिए कंसीडर किया ना, आप रख के देख लो, 0 रख के देख लो, 0 रखोगे तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, बस इसलिए कंसीडर करा अपन ने। तो अपना तो एक ही टारगेट है कि दोनों की पावर इंटीजर आना चाहिए। एपी वाला मेथड बता दूं, एपी वाला मेथड में तो बहुत आसान तरीका है कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आर की वैल्यू 0 से 6569 तक है
और मुझे 9 के मल्टीपल चाहिए, है ना। तो 9 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 0, 9, 18, 27, ऐसे करते करते 6561 तक कितने टर्म्स होंगे? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6561, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 729, तो n इज इक्वल टू 730 टर्म्स हो जाएंगे जो 9 के मल्टीपल हैं। ऐसा इतने, बिल्कुल बिल्कुल वो तो देगा ही देगा तनिष्क, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। पहला ऑप्शन 729 ही आएगा, पहला ऑप्शन जो है वो 729 ही आता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नाम नहीं लिया, ओके। प्रीति का भी भाई सही था, मैं नाम नहीं ले पाया। और भी कोई ऐसा बच्चा हो तो मुझे बता देना। तो 26 जनवरी आ रही है, अपन इनाम की व्यवस्था करेंगे। चलो बढ़े आगे। टाइम हो गया क्या? एक क्वेश्चन और हो जाएगा ना, एक क्वेश्चन और कर लें। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 65 in 1 plus x to the power 131 into x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 130, है ना। ठीक है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 65। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ना दो टाइप की प्रॉब्लम आई, दो तीन टाइप, ये मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं। इसमें ना दो टाइप की प्रॉब्लम आती है। जैसे एक तो ये कि मुझे दोनों बाइनोमियल यूज करने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग में ये लगा सकता हूं, थोड़ा सा क्लिक कर जाए तो आपको भाई होता क्या है कि जैसे x पावर 65 मैंने सोचा, अच्छा एक तो ट्राइनोमियल है, तो आप बोलोगे सर ट्राइनोमियल की तो बड़ी दिक्कत हो गई। ट्राइनोमियल की तो दिक्कत है ही सही, अभी तो ट्राइनोमियल बताया भी नहीं है, फिर कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या इन दोनों में? कुछ फॉर्मूला टाइप का कुछ दिख रहा है क्या दोनों में? हाँ, कुछ। यदि मैं इसको ऐसा लिख लूं, यदि मैं इसको ऐसा लिख लूं, यदि मैं इसको ऐसा लिख लूं, बोलो बच्चों कुछ फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बोलो, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? कौन सा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 1 प्लस एक्स का ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी बनना है ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी। यस, करेक्ट। ठीक है यहां तक। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 65 निकालना है। ठीक है, अब छोड़ दूं क्या, होमवर्क के लिए छोड़ दूं क्या, कि कर लोगे, कि कराऊं? होमवर्क के लिए कर लेंगे, चलो ट्राई करना एक बार, है ना, एक बार ट्राई तो करना। मैं कुछ क्वेश्चन और देना है क्योंकि मेरे को, अरे हो जाएगा हो जाएगा, कोशिश तो करना, है ना। देखो हिंट मैं आपको देता हूं, अब क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स है, थोड़ा सा हिंट में और देता हूं, चलो 1 प्लस एक्स है। अब इसका तो कुछ होगा नहीं। आप ध्यान से समझना, होगा क्या कि इसका जब आप एक्सपांशन करोगे तो सारी की सारी टर्म 1 से भी मल्टीप्लाई होगी और सारी की सारी टर्म एक्स से भी मल्टीप्लाइड होगी, लाइक दैट। सपोज मैंने इसका एक्सपांशन करा, दिखने का बड़ा है भाई क्वेश्चन, लॉजिकली सोचोगे ना बहुत सिंपल वे में तो बिल्कुल आराम से, मतलब इसकी जनरल टर्म लिखी मैंने, इसकी जनरल टर्म भी लिख दी, एक्स क्यूब की पावर आर हो गई। अब ये सारी टर्म पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये सारी टर्म x से मल्टीप्लाई होगी,
तो अब आप सोचो कि मुझे x की पावर 65 लाना है, तो इसमें मैं एक तो x की पावर 65 ढूंढ लूं ताकि उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, और एक और x की पावर 64 ढूंढ लूं, उसको x से मल्टीप्लाई कर लूंगा। बोलो, आ जाएगा? ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए ना? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको अब आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और इससे आगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो जी, तो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। ठीक है, चलो, ओके बाय।